आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हमने शुरू से ही आप लोगों को बताया हुआ कि जो भी वर्चुअल मीटिंग्स रहेंगी, आज पहला दिन है फेसबुक लाइव का। और आगे भी प्रयास कीजिएगा कि इसी प्रकार हम लोग समय से जुड़ते रहें, क्योंकि जितना हम अपने लिए एक्टिव रहेंगे उतना ही बेस्ट रहेगा। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की टीम से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर कोई भी पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल है तो मुझे एक बार कंफर्म कर दे कि मेरी आवाज प्रॉपर रूप से पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। जी सर, आ रही है सर आवाज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। मेरा भी कमेंट कर देना। सभी लोग अपने को म्यूट कर लीजिएगा। एक महंगी चीज है। सभी लोग अपने आप को म्यूट रखें। मेरी स्क्रीन शेयर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। हो पा रही है। थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट कंफर्म करने के लिए। आज केसबुक, जो कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का एक उपक्रम है, देश भर की सभी सामाजिक संस्थाएं, जिसकी मैं अगर आज की संख्या की बात करता हूं तो 31,212 संस्थाएं देश भर से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ संबद्ध हैं। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा भेजी जा रही जानकारी और गाइडलाइंस का लाभ ले पा रही हैं और अपने आप को आगे से आगे विकसित कर रही हैं। लास्ट नवंबर में पिछले वर्ष हमने एक वर्कशॉप रखी थी। उस वर्कशॉप में कहीं ना कहीं देखने में इस बात का महसूस किया गया, इस बात को, कि बहुत सारी एनजीओ अब ये सोचती हैं कि शायद राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं बहुत आगे निकल चुकी हैं और हम लोग देरी से जुड़े या हम लोगों ने देरी से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सदस्यता ली तो कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाएंगे। इस प्रकार का एक मैंने भय भी उनके मन में देखा, नोट किया। और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की कोर टीम ने विशेष रूप से निर्देशित करते हुए केसबुक की इस सीरीज को शुरू किया, जिसके माध्यम से अब हम लोग बेसिक रूप से बात करेंगे कि कैसे हम स्टार्टिंग से ही गलती करते चले आते हैं और वो गलतियां सुधरने की बजाय एक बड़ा और विकराल रूप ले लेती हैं। अगर मैं इन गलतियों की बात करूं तो सबसे पहले जो हमारा कंसेप्ट रहता है एनजीओ का, हम लोग एनजीओ शुरू ही क्यों करते हैं। केसबुक की ये जो सीरीज आपके सामने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा लॉन्च की जा रही है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि डेली ये जो है लाइव प्रोग्राम रात्रि 8 बजे से स्टार्ट हुआ करेगा और टॉपिक्स और उसके डिस्कशंस के हिसाब से इसका जो है समयावधि ऑटोमेटिक रहा करेगी। जहां हम अपने टॉपिक से सेटिस्फाइड हैं वहां केसबुक की ये सीरीज उस समय बंद कर दी जाया करेगी। तो समय इसमें निर्धारित नहीं है, हो सकता है आधे घंटे ये मीटिंग चले, हो सकता है 2 घंटे भी चल जाए, कोई भरोसा नहीं रहता, क्योंकि जब तक आपकी क्वेरी सॉल्व ना हो तब तक टॉपिक को क्लोज नहीं किया जाएगा। ऐसा विशेष रूप से निर्देश राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की टीम के द्वारा दिया गया है। हालांकि हम यहाँ पर ज्यादा विस्तार में बात नहीं कर सकते,
लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं, बेसिक जो डाउट्स हैं आपके, उनको हम क्लियर कर चुके हैं। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ द्वारा चलाई जा रही केसबुक की ये सीरीज रिकॉर्डेड सेशन में है, इसलिए आप अपने व्यवहार, आपके शब्दों को प्रश्नों के दौरान विशेष रूप से संतुलित रखने का प्रयास कीजिएगा। आज मैं उपस्थित सभी 22 प्रतिभागियों को नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करता हूं। उम्मीद रहेगी कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के दिशा निर्देशों में ये सभी संस्थाएं आगे बढ़ते हुए हमारे इस वर्ष का जो हमारा टारगेट है, फॉर्च्यून 500 एनजीओस को खड़ा करने का फादर एनजीओस के रूप में, उसमें आज का दिन एक पहले पड़ाव की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि यहां हम बात करेंगे बेसिक्स से रिलेटेड कि जो गलतियां हम स्टार्टिंग से करके आ जाते हैं, अगर कहीं गलती से हमने भी वो गलतियां कर चुके हैं, तो हम उनमें कैसे सुधार कर पाएंगे। और यकीन मानिए कि इस प्रकार अगर हम अपनी बेसिक इंफॉर्मेशंस को क्लियर करते हुए चलेंगे, तो आगे भविष्य में हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है। चलिए, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने इस टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक जो आज का है, विशेष रूप से आपको बताया गया था कि एनजीओस के ऊपर हमारा पहला टॉपिक आपको दिया गया था। सभी लोगों को पता होगा कि आज यानी कि 1 जनवरी को हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एनजीओ रजिस्ट्रेशन का। एनजीओ रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया जाता है, कितने प्रकार के रजिस्ट्रेशंस होते हैं, क्यों हम ये रजिस्ट्रेशन लेते हैं, कौन सा रजिस्ट्रेशन हमें लेना चाहिए, हमें रजिस्ट्रेशन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। लेकिन अल्पकालीन इन वर्कशॉप्स में, इन ऑनलाइन वेबिनार्स में संभव नहीं है पूरे टॉपिक को डिस्कस कर पाना। इसलिए आज हम कुछ बेसिक चीजों की ओर चलते हैं, कुछ बेसिक बातों की ओर जो है अग्रसर होंगे, कुछ बेसिक बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम एनजीओ रजिस्टर्ड क्यों करवाते हैं। जब एक व्यक्ति या कोई सामाजिक व्यक्ति, जिससे समाज में हो रही बुराइयां दिखनी शुरू हो जाती हैं, समाज में जरूरतमंद लोगों की पहचान शुरू हो जाती है, कहीं उसकी दिल की भावना किसी व्यक्ति की या किसी जरूरतमंद की सहायता करने की होती है, तो व्यक्ति सामाजिक कहलाता है। और वो सामाजिक व्यक्ति अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए अपने ही जैसे विचारों वाले कुछ व्यक्तियों का समूह बनाता है, और उस समूह को भविष्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से या अदर एक्टिविटीज को जो है कंडक्ट करने के जो है उद्देश्य से गवर्नमेंट एंटिटी के रूप में रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है, तो उसे एनजीओ रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अब एनजीओ रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार का होता है। हमारे बीच में जब भी एनजीओस की बात आती है, तो हमारे मन में सिर्फ 3 पॉइंट्स आते हैं: ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8। यकीन मानिए कि अगर आप भी केवल इन्हीं 3 शब्दों को जानते हैं, ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8, तो यकीन मानिए कि अभी सोशल सेक्टर के अंदर या संस्था रजिस्ट्रेशन का ये जो टॉपिक है, इसके अंदर हमारी नॉलेज मात्र 5% है। बाकी का 95% हम लोग खो चुके हैं। शायद हमने सीखा नहीं, शायद हमने ध्यान नहीं दिया। अगर हम भी इन 3 चीजों के जानकार हैं कि भाई ट्रस्ट क्या होती है, सोसाइटी क्या होती है, सेक्शन 8 क्या होती है, या फिर हमें इन 3 से अलावा चौथे शब्द का नहीं पता है, तो यकीन मानिए कि हमारी नॉलेज अभी 5% है सोशल सेक्टर के इस टॉपिक के ऊपर कि संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, संस्थाएं कितने प्रकार की होती है। मैं इस टॉपिक को ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ज्यादा गहराई में ना जाते हुए मैं सिर्फ इन बेसिक चीजों के ऊपर बात करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी लगभग 32+ पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी के पास या तो ट्रस्ट है या सोसाइटी है या सेक्शन 8 है। तो कोशिश करते हैं कि जो चीज हमारे पास अवेलेबल है, क्यों ना हम उससे रिलेवेंट ही बात करें।
बहुत सारी चीजें इस सेक्टर में सीखने के लिए, लेकिन वो सीखने के लिए बहुत सारे आयाम, बहुत सारे मौके राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ प्रोवाइड करता रहेगा आपको हमेशा भविष्य में भी। चलिए बढ़ते हैं अपने इस बेसिक टॉपिक के और। ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन किस प्रकार के होते हैं, मैंने आपकी स्क्रीन पर कुछ चीजें शेयर की हैं। इस टाइप की जब डॉक्यूमेंटेशन आप देखते हैं तो ये पहले विजन में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप एक ट्रस्ट को डील करने जा रहे हैं। ट्रस्ट मोस्टली डीड के रूप में लिखी जाती है, जो कि मोस्टली स्टैम्प पेपर्स पर ही जो है अंकित होती है। आजकल स्टैम्प पेपर्स जो है ई स्टैम्प पेपर्स आने लग गए हैं, तो ऑनलाइन स्टैम्प पेपर्स जो है उनका प्रारूप भी मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया हुआ है। जो पिछले हमारे स्टैम्प पेपर्स आते थे इंडियन गवर्नमेंट के, मैंने उसको भी आपके सामने जो है इंडिकेट किया हुआ है। तो इस प्रकार से हर राज्य की अपनी अपनी एक फीस होती है ट्रस्ट डीड को लिखने के लिए, स्टाम्प वैल्यू होती है। उस पर्टिकुलर स्टाम्प वैल्यूज पर जो है ट्रस्ट की डीड लिखी जाती है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर ट्रस्ट को सर्टिफिकेट दिया जाता है रजिस्ट्रेशन का, जिसका एक सैंपल आपके सामने जो है लेफ्ट हैंड साइड पर कोने पर भी अवेलेबल है। इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट का सर्टिफिकेट भी कुछ राज्य इश्यू करते हैं। और आजकल जितने भी प्रोसेस ऑनलाइन हो चुके हैं वहां पर अब ट्रस्ट का सर्टिफिकेट भी इश्यू किया जा रहा है। तो अगर आपने अपनी ट्रस्ट का सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो आप अपने राज्य के रजिस्ट्रार ऑफिस में, ट्रस्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए और उनसे बात कीजिए कि सर हमारी संस्था को एक सिंगल पेज का जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाए। तो आपका जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो आपको एक इस टाइप का जो है सर्टिफिकेट आपकी ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन का जरूर उपलब्ध करवाएगा, जिससे कि भविष्य में आपको अपनी पूरी ट्रस्ट डीड जो है अपलोड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि आज के समय में ट्रस्ट जो एनजीओ चला रहे हैं, जो लोग ट्रस्ट के रूप में एनजीओ रजिस्टर लेके बैठे हुए हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब भी उनसे डॉक्यूमेंटेशन जो है मांगा जाता है तो उस समय उन्हें अपनी पूरी की पूरी ट्रस्ट डीड जो है वो अपलोड करनी पड़ती है। तो इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है कि ट्रस्ट के डॉक्यूमेंटेशन जैसे ही आपके सामने आते हैं तो पहले पेज से आपको पता लग जाए कि आप एक ट्रस्ट को डील कर रहे हैं या फिर आप एक सोसाइटी को डील कर रहे हैं या फिर आप एक कंपनी को डील कर रहे हैं। तो मैंने कुछ सैंपल्स आपके सामने रखे हैं, तो उनको आप जो है ध्यान से देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अपने सोसाइटीज की। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट्स कुछ इस प्रकार से होते हैं। हर एक राज्य का डिजाइन परफॉर्मा अलग हो सकता है, लेकिन जो है लगभग जो परफॉर्मे लिखे जाते हैं वो सोसाइटी के कुछ इस प्रकार से ही रहते हैं। ऑलमोस्ट देखा जाए, अगर हम देश भर में बात करते हैं तो जितनी भी सोसाइटीज रजिस्टर्ड हैं उनमें से 60% सोसाइटीज के जो रजिस्ट्रेशन है वहां पर संस्था का नाम हैंड रिटन होता है, यानी कि हाथ के द्वारा लिखा गया होता है। अब जब से डिजिटलाइज सिस्टम शुरू हुआ तब से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो प्रिंटेड प्रारूप में आने लगा। तो इस चीज से मत घबराइएगा कि मेरे वाले पे टाइप है मेरी संस्था का नाम और किसी और वाले पे जो है पेन से लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। हर एक राज्य के रजिस्ट्रार ऑफिस के कुछ अपने जो है राज्यवार जो है नियम चेंज भी होते हैं। सोसाइटी एक्ट की अगर हम बात करें तो काफी जगह सोसाइटी एक्ट जो है चेंज भी होता रहता है। हालांकि जो जनरली हम मानते हैं वो जो है सोसाइटी एक्ट 1860 यूज किया जाता है, लेकिन काफी राज्यों में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर सोसाइटी एक्ट भी डिफरेंट हो जाता है। अगर स्पेशली मैं बात करता हूँ जैसे मुंबई या मुंबई जो अपना महाराष्ट्र है वहां पर बॉम्बे सोसाइटी एक्ट का रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो चेंज है। अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की तो वहां पर एक्ट चेंज है। अगर हम बात करते हैं गुजरात की तो वहां भी एक्ट चेंज हो जाता है। तो काफी सारे राज्य हैं जहां पर एक्ट चेंज हो जाता है। तो इस चीज से कभी मत घबराइएगा कि सोसाइटी में सभी लोग 1860 लिख रहे हैं तो आप लोग सिर्फ 1860 ही पुट डाउन करते रहें। याद रखिएगा आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होता है कि आपकी सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो किस एक्ट के अंदर किया गया है। सेम ट्रस्ट में भी कई बार जो है एक्ट चेंज हो जाता है, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं उसके लिए। जब हम डीपली इन चीजों के बारे में सीखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगेगी कि हमें किस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, किसके अंदर नहीं करवाना चाहिए। बहुत से लोगों को सिर्फ इतना पता होता है कि वकील को या रजिस्ट्रार एजेंट को या
किसी भी व्यक्ति को सिर्फ पैसा दे दीजिए, वो आपकी ट्रस्ट या सोसाइटी या सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन करके दे देगा। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें वो सोसाइटी, वो ट्रस्ट या वो सेक्शन 8 किस सेक्शन के अंदर लेनी है, क्यों लेनी है, उनमें विशेष नियमों का कहाँ-कहाँ पर हमें ध्यान रखना है, हमें क्या चीज़ चाहिए और लोग क्या चीज़ लेकर बैठे हुए हैं। हम कभी भी इस चीज़ में तालमेल नहीं बैठा पाते हैं और शायद कहीं न कहीं हम भी उसी भेड़-चाल का हिस्सा हो जाते हैं, जिस भेड़-चाल के अंदर आज के समय में देश भर में लगभग 43 लाख एनजीओ रजिस्टर्ड हैं, जो कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्री होकर रह गई हैं। वो आगे नहीं बढ़ सकी, शायद विलुप्त हो गई हैं, खत्म हो गई हैं या अपने आप को वो लोग अब जो है एक्टिव रख ही नहीं पा रहे हैं। बात करते हैं हम सेक्शन 8 की। इसका जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है वो पूरे देश में एक जैसा ही होता है। किसी के पास भी अगर सेक्शन 8 के अंतर्गत आपकी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन है तो उनके पास प्रारूप सेम ही मिलेगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ओर से दिया जाता है, जो कि 2013 से ही सेम वर्जन पर चल रहा है, कभी चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए सेक्शन 8 को पहचान जाना एक पहली नजर में ही बड़ा ही आसान हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 के जो मैंने आपको रजिस्ट्रेशंस के प्रारूप दिखाए हैं, उनको देखकर आप पहली नजर में समझ चुके होंगे कि जब भी आपके सामने किसी संस्था के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, कोई भी संस्था के आपके पास जो है डॉक्यूमेंट आपके सामने अगर रखे जाएं, तो आप पहली नजर में उनको पहचान सकें कि सामने वाला व्यक्ति किस एक्ट के अंदर संस्था रजिस्ट्रेशन करवा के आया है, यानी कि वो ट्रस्ट है, सोसाइटी है या सेक्शन 8 है। अब बात करते हैं कुछ बेसिक चीजों की। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि सोसाइटी अच्छी है, ट्रस्ट अच्छी है या सेक्शन 8 अच्छी है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है। तो ये जरूरी भी है जानना, क्योंकि जब तक हमें इन चीजों के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम डिसीजन मेकिंग जो है फ्रूटफुल नहीं कर पाएंगे। अब सोसाइटी अच्छी है, ट्रस्ट अच्छी है या सेक्शन 8 अच्छी है, मैं तीनों के बीच में कंपैरिजन करने से पहले आप लोगों को लेकर चलता हूं पहले ट्रस्ट और सोसाइटी के बीच में। ट्रस्ट क्या चीज होती है, सोसाइटी क्या चीज होती है। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनमें से एक बार अनुरोध करना चाहूंगा, जिनके साथ भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उनके लिए मैंने जो पूरी स्क्रीन दी हुई है वो कंप्लीट इंग्लिश में दी हुई है। हालांकि जो चीजें यहाँ लिखी हुई हैं वो मेरे वक्तव्य से बहुत अलग हैं, लेकिन वो लोग प्रयास करें कि इंग्लिश लैंग्वेज, हमारे पास जितने भी प्रतिभागी हैं मोस्टली सभी हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इससे बहुत कुछ जो है पढ़कर ही समझ सकें। चलिए जी, अब बात करते हैं। देयर आर सर्टेन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज क्रिएटेड विद एन एम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द मेंबर्स रादर देन अर्निंग ए प्रॉफिट. Trust and societies are the two such organizations. Trust is a legal arrangement in which a person hold property for the sake of some other person. Society is an association of person who comes together to fulfill any particular purpose described under the act. The basic distinguishing feature in the two legal persons in such purpose for which they are created, and once you know the purpose you can easily differentiate a trust and the society. देखिए, इन शब्दों में कहा क्या गया है, मैं आपको वो चीज डिस्क्राइब कर देता हूं। एक्चुअल में यहां पर यह बताया गया है कि ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन करने का या सोसाइटी को फॉर्म करने का जो प्रयोजन होता है वो दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम ट्रस्ट लेके बैठे हुए, हम नेचुरली वर्क कर रहे हैं। बहुत बड़ी भूल है। कभी भी अगर हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो आप ट्रस्ट के एक्ट को पढ़ के देखिए। अगर आपके पास आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है तो आप उसको पहले पढ़ के देखिए कि सोसाइटी एक्ट कहता क्या है। मैंने बहुत ही कम शब्दों में कई बार बताया हुआ है कि एक ट्रस्ट अपने फिजिकल असेट्स पर वर्क करती है। सबसे पहले हमें यही नहीं पता होता कि ट्रस्ट होती कितने प्रकार की।
मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रस्ट के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, सोसाइटी भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। तो हमें इन बेसिक चीजों का पहले पता होना चाहिए। मैं अगर सिर्फ एक मामूली डिफरेंशिएशन की बात करता हूं तो हम एक चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि सोसाइटी और ट्रस्ट के अंदर डिफरेंशिएट क्या होता है। सोसाइटी किसे कहते हैं, ट्रस्ट किसे कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है। अगर मैं इस चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूं, सबसे पहला हमारे पास ट्रस्ट है, सोसाइटी है। तो एक लीगल पार्ट रिलेशनशिप इन विच ऑथर असाइन प्रॉपर्टी टू द ट्रस्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरी। यहां पर देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है इन विच ऑथर असाइन प्रॉपर्टी टू द ट्रस्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरी, यानी कि जिन लोगों को, लाभार्थियों को हमें लाभ पहुंचाना है, उनके लिए एक ट्रस्टी जो एक जो असाइनी व्यक्ति होता है, वो अपनी एक प्रॉपर्टी या फिर एक फिजिकल एसेट्स ट्रस्टीज को दे देता है, जिससे लाभार्थियों को जो है लाभ मिलता रहे। बहुत बार मैंने अपने छोटे शब्दों में आपको बताया, एक ट्रस्ट केवल अपने फिजिकल एसेट्स पर काम करती है। हम लोग सोचते हैं कि हम ट्रस्ट लेके बैठे हो, हम कंबल भी बांट रहे हैं, हम लोगों को जो है खाना भी बांट रहे हैं, हम लोगों के लिए मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं फ्रूटफुल सीजन की, यानी कि गवर्नमेंट से कुछ लाने की, गवर्नमेंट से कुछ पाने की, या कहीं से कोई प्रोजेक्ट लेने की, तो वहां पर आपकी यही कमजोरी आपके सामने आती है कि आप वहां पर जो है बैक एंड पर चले जाते हैं, क्योंकि ट्रस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो लिमिटेड होती हैं, आप उनको नहीं कर सकते। ट्रस्ट हमेशा अपने फिजिकल असेट्स पर ही काम करती है। सोसाइटी कुछ पर्संस का एक ग्रुप होता है जो कि ढेर सारी सोशल एक्टिविटीज को करने के लिए जो है फॉर्म की जाती है। एक ट्रस्ट को जब हम शुरुआत करते हैं, एक ट्रस्ट की, आपके सामने एक्ट लिखे हुए हैं, 1882 इंडियन ट्रस्ट एक्ट और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। दोनों के एक्ट में अंतर होता है। एक ट्रस्ट जब फॉर्म होती है तो उसकी डीड बनाई जाती है, जबकि एक सोसाइटी फॉर्म होती है तो उसका मेमोरेंडम लिखा जाता है, उसका बायलॉज लिखा जाता है। एक ट्रस्ट जब फॉर्म होती है तो वहां आप दो व्यक्ति के साथ ट्रस्ट बना सकते हैं। वहां पर सिर्फ दो ही व्यक्तियों की आवश्यकता होती है मिनिमम रूप से, अगर मैं बात करता हूं। उसके बाद आप ट्रस्टीज के रूप में कितने ही मेंबर ऐड ऑन कर सकते हैं, या गवाह के रूप में काफी सारे मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर सोसाइटी की बात करूं तो वहां पर 7 पर्सन्स की आवश्यकता होती है, 7 लोगों की आवश्यकता होती है। अगर मैं कंट्रोल सिस्टम की बात करूं तो ट्रस्ट का जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो सेंट्रलाइज होता है, क्योंकि यहाँ पर एक या दो व्यक्ति, जो मेन व्यक्ति है जिसने ट्रस्ट की डीड वो जो लिखवाई है, जिसके नाम से लिखी होती है, फैसले उसके सर्वमान्य होते हैं। और सोसाइटी जो है वो डेमोक्रेटिक होती है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर 7 सदस्य हैं, वहां पर किसी एक व्यक्ति के मत पे सोसाइटी नहीं चलती। वह डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। आपने, आपके मन में कोई विचार आया, आपने पूरी टीम के साथ वो विचार रखा, उसके ऊपर जो है आपकी वोटिंग हो जाती है, भाई कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग असहमत हैं, और उनकी सहमति के हिसाब से आपके प्रस्ताव पास होते हैं। ट्रस्ट के अंदर ऐसा नहीं है। जो मुख्य ट्रस्टी है उसने फैसला जो कर दिया कर दिया। यहां पर जो ट्रस्ट गवर्न की जाती है वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के माध्यम से गवर्न की जाती है, जबकि अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो जो उसकी गवर्निंग बॉडी होती है वो डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, ट्रस्ट के गवर्नर्स भी हो सकते हैं, उस ट्रस्ट के उस सोसाइटी के जो है ट्रस्टी भी हो सकते हैं, सोसाइटी के मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो वहां पर अगर हम बात करें, जितने भी लोग ट्रस्ट के अंदर लिखे जाएंगे वो सब ट्रस्टी ही कहलाएंगे। सोसाइटी के अंदर आप उनको डायरेक्टर लिखिए, आप उनको गवर्नर लिखिए, आप उनको जो है ट्रस्टी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑथराइज हैं आप वो सभी शब्द यूज करने के लिए। ये काफी सारी चीजें होती हैं जिनको समझना और जानना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं ट्रस्ट की परिभाषा की बात करूं तो ट्रस्ट इज ए लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय वन पार्टी इन विच द सेकंड पार्टी हैज द राइट टू होल्ड द एसेट्स ऑफ द फर्स्ट पार्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द थर्ड पार्टी। ट्रस्ट क्या होता है? एक लीगल एंटिटी है जिसके अंदर पहली पार्टी, एक मान लीजिए फर्स्ट पार्टी है जो,
उसके द्वारा वो बनाई गई होती है और उसने अपने फिजिकल एसेट्स दिए होते हैं किसको, सेकंड पार्टी को। किस लिए, कि वो थर्ड पार्टी का जो है भला कर सकें। पहला व्यक्ति यानी कि मान लीजिए मैंने अपनी कोई जमीन जायदाद या कोई भी चीज, अपनी कोई फिजिकल एसेट्स कुछ व्यक्तियों के नामित करते हुए यानी कि ट्रस्टीज को नामित करते हुए लिख दिए भाई इनका यूज आप जो है जन कल्याण के लिए कीजिए। तो वो जो थर्ड पार्टी क्या है, वो है जन कल्याण, जो लोग हैं बेनिफिशरीज हैं वो होते हैं हमारे थर्ड पार्टी। हेंस द फर्स्ट पार्टी रेफर्स टू द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, यानी कि जो ट्रस्टी है, जिस व्यक्ति के नाम पे ट्रस्ट लिखी जाती है वो फर्स्ट पार्टी कहलाता है। जितने उसके अंदर ट्रस्टी की संख्या डाली जाती है वो हमारे सेकंड पार्टी कहलाती हैं। जो लोग उस ट्रस्ट के माध्यम से बेनिफिट्स लेते हैं वो लोग जो है थर्ड पार्टी कहलाते हैं। आपने देखा होगा जितनी भी धर्मशालाएं होती हैं वो ट्रस्ट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, जितने भी मंदिर होते हैं वो ट्रस्ट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। मोस्टली ऐसा ही क्यों होता है? कभी भी आपने सेक्शन 8 को या सोसाइटी का नाम लिखा देखा है कि फलानी सोसाइटी चला रही है इस ट्रस्ट, इस धर्मशाला को, फलानी सोसाइटी चला रही है इस मंदिर को? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक फिजिकल एसेट है, यानी कि वो जो मंदिर की जगह है, वो धर्मशाला की जो जगह है वो एक फिजिकल एसेट्स है, उस पे संस्थाएं काम करती है। काफी सारे हॉस्पिटल जो है ट्रस्ट चलाती है, देखा होगा आपने, सोसाइटी नहीं चलाती। क्यों? जब तक हम इन चीजों का डिफरेंशिएट नहीं सीखेंगे तब तक हमें यह नहीं पता होगा कि हमारे लिए फ्रूटफुल कौन सी चीज रहेगी। फ्रूटफुल शब्द मैं यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज के समय में गवर्नमेंट ने हमें दोनों अथॉरिटीज दे दी हैं। कल तक हम नॉन प्रॉफिट की बात करते थे कि भाई जितनी भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8, आपको सिर्फ नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए रजिस्ट्रेशन करनी होती थी। आजकल गवर्नमेंट कहती है कि आपको अपना विजन पहले से क्लियर करना है, आप नॉन प्रॉफिट कर रहे हैं या फॉर प्रॉफिट कर रहे हैं। आजकल फॉर प्रॉफिट की भी आपको जो है अथॉरिटी दे दी गई है। तो ये काफी अच्छी चीजें हैं। अगर हमें इसके बारे में पहले से जानकारी होगी तो हम एक क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जहां से भी डिस्टरबेंस आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, दोबारा कहने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हमें ध्यान रखने मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। ट्रस्ट कई प्रकार की होती हैं, पब्लिक ट्रस्ट अलग होती है। आपके सामने अगर मैं उनके जो वर्किंग्स होती हैं उनके ऊपर अगर मैं बात करूं, उनके फॉर्मेशन के ऊपर अगर मैं सॉरी बात करूं उनसे, तो यहां पर मैंने 4 उदाहरण दिए हुए हैं आपको। एक लिविंग ट्रस्ट होती है, एक टेस्टी जो है टेस्टामेंट्री ट्रस्ट होती है आपकी, रिवोकेबल ट्रस्ट होती है आपकी, इररिवोकेबल ट्रस्ट होती है आपकी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे जो ट्रस्ट होती है, सोसाइटीज होती हैं, वो जो है धार्मिक उसके ऊपर रिलीजियस कहते हैं हम जिन्हें, रिलीजियस ट्रस्ट। सुना होगा आपने शब्द, बड़े काफी बार आपके दिमाग में आया भी होगा, काफी जगह आपने जनरली सबको सुना होगा रिलीजियस ट्रस्ट के बारे में, पब्लिक ट्रस्ट के बारे में। तो अंतर बहुत सारे हैं। अगर मैं इस टॉपिक के अंदर जाऊंगा तो बहुत दिन चाहिए हमें, बहुत सारी चीजें हैं। जब हम बेसिक चीजों को सीख पाएंगे कि हमें कौन सी ट्रस्ट और कैसे रजिस्टर करनी चाहिए, उनके अंदर हमें कौन कौन से क्लॉज लेके चलने हैं। कई बार हमने सेक्शन तो सही लिया होता है लेकिन हमारे क्लॉज गलत होते हैं उसके अंदर। हम लोग ट्रस्ट बना के बैठे हुए, ट्रस्ट डीड हमारे पास है, हम बड़े खुश हैं कि यार हमने ट्रस्ट बना रखी, उसके अंदर सारी चीज डाल रखी। सर कई लोग मुझसे बहस करने लगते हैं कि सर आपने ऐसा कैसे कह दिया कि मेरे ट्रस्ट को ग्रांट नहीं मिल सकती। उसमें सब लिखा हुआ है, मैं खाना भी बांटूंगा, मैं हॉस्पिटल भी खोलूंगा, मैं जो है मतलब रेलगाड़ी भी खरीदूंगा और उसको बेचूंगा भी से। यार मुझसे बहस मत कीजिए, आप ट्रस्ट एक्ट को पढ़ के देखिए, तब आपको पता लगेगा जमीनी हकीकत का कि कहां पर आप गलती कर चुके हैं। बहुत सारी चीजें हैं। सोसाइटी की अगर मैं बात करता हूं, इट्स ए ग्रुप ऑफ पर्संस हु आर एसोसिएटेड टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस। ये लोगों का एक ग्रुप होता है जिनका पर्पस जो है वो कॉमन होता है। इसमें सोसाइटी के अंदर जो है हमारे मेंबर्स कहे जाते हैं, कमेटी मेंबर्स कह लीजिए, गवर्नर्स कह लीजिए, डायरेक्टर्स कह लीजिए, काउंसिल्स कह लीजिए, ट्रस्टीज कह सकते हैं आप इनको। तो यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट नामों के साथ जो सोसाइटी मेंबर्स उनको आप बुला सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट के अंदर सिर्फ ट्रस्टी शब्द यूज कर सकते हैं आप एक ट्रस्टी को कभी डायरेक्टर नहीं कह सकते, एक ट्रस्टी को आप मेंबर नहीं कह सकते, ट्रस्टी ही कहना पड़ेगा। काफी सारी चीजें हैं
बारीकी से देखने और समझने की। अगर हम इन बारीकियों को समझ जाते हैं तो हम एक बेहतरीन तरीके से अपनी एंटिटी को चला सकते हैं। जब तक हमें पता ही ना हो और हम एक अंधे खाते में मेहनत करते चले जाएं तो वो भी हमारे लिए बहुत जो है, ये मान के चलिए बहुत बड़ा नुकसान है वो हमारे लिए। कई लोग अंधे खाते में चलाए जा रहे हैं इस उम्मीद में कि चलो कोई नहीं, आज नहीं मिली तो कल मिलेगी, कल नहीं मिली तो परसों ग्रांट मिलेगी, परसों नहीं मिली तो हम 2 साल बाद ले लेंगे, 3 साल बाद ले लेंगे। भैया मेरे, मेहनत करना बंद कर दीजिए, बेवजह की मेहनत मत कीजिएगा। अगर आप सोशल मोटिव के साथ बैठे कि नहीं मुझे तो समाज सेवा करनी है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप करते जाइए। आपकी जेब में ताकत है। जहां मैं सोच के बैठा हूं भाई मुझे गवर्नमेंट दे या नहीं दे, मुझे तो चलाना है, मुझे काम करना है मार्केट में, ठीक है, संस्था चलानी है, लोगों की सहायता करनी है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ग्रांट दे ना दे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे पब्लिक डीलिंग आती है, मैं पब्लिक फंड जनरेट कर सकता हूँ, मैं क्राउड फंडिंग कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दूंगा कि मेरी ट्रस्ट कौन से जो है एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड की गई है, कौन से क्लॉज उसके अंदर है या नहीं है ना, वो क्लॉज मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि मेरा ध्येय है समाज सेवा। लेकिन मैं सोचूं कि नहीं यार समाज सेवा तो करूंगा, लेकिन अगर कहीं से कुछ सहायता भी मिल जाए, चाहे वो गवर्नमेंट ग्रांट हो, चाहे वो अदर जो है CSR फंड हो, उसकी अगर मैं आकांक्षा रखता हूँ, उसकी अगर मैं जो है मेरी विल है उसको पाने की, तो मुझे इन चीजों पर बारीकी से ध्यान देना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम ग्रांट अप्लाई करते हैं मिलती नहीं। कारण है सर, ऐसे छुपे हुए कारण हैं जो कोई भी कंसल्टेंट बता ही नहीं पाएगा। उसके पास भी एक जवाब होगा, सर हो सकता है आपके प्रोजेक्ट में कमी रही हो, सर हो सकता है कोई और कमी रही हो सकता है रिश्वत की वजह से काम ना हुआ हो। ऐसा नहीं होता। जहां आपके डॉक्यूमेंटेशन बेस्ट हैं, आपकी वर्किंग बेस्ट है और उसके कंप्लीट कंप्लायंस आपके पास है, वहां सामने वाले किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं है आपकी फाइल को वापस फेंक दे। और आपके पास राइट होता है कि अगर आपने मेरी फाइल को वापस किया है तो उसका कारण क्या रहा, शो कॉज नोटिस जारी करवा दीजिए आपके लीगल अथॉरिटीज के माध्यम से कि मेरी प्रोफाइल को रिजेक्ट करने का कारण क्या था। उस अधिकारी की बैंड बज जाएगी बिना कहे। तो हम अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बहाने ढूंढ लेते हैं कि नहीं सर रिश्वत के बिना काम नहीं होता, ये सब चीजें होती हैं, जान पहचान होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपके कॉम्प्लायंस अगर सही है, आपने सही वे में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है नाम का भी। अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन मुझसे बहस करने लग गए कि सर आपने बिल्कुल भिड़ते ही कह दिया कि नहीं आपको ग्रांट नहीं मिलेगी। अरे मैं कहा भैया नहीं मिलेगी। कुछ शायद 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था हेल्थ से रिलेटेड, सॉरी आयुष मंत्रालय का, उसके लिए उसके मार्फत फोन आया था किसी सज्जन का, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपने मुझे मेरी संस्था का नाम देखते ही मना कर दिया कि नहीं मिली। मैं कह यार तुम ह्यूमन राइट्स सहायता एसोसिएशन पता नहीं क्या नाम से तुम चला रहे हो और तुम कह रहे हो कि आपको हेल्थ सेक्टर की ग्रांट मिल जाएगी। भाई मेरे, आप जिस नाम से काम चला रहे हैं वो आपकी जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो आपकी एडवोकेसी एनजीओ है। तो नाम का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मैं एक बड़े ही सिंपल उदाहरण में आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपने, आपका जो बायोलॉज है ना, वो क्या है, आपका गोदाम। आपके बायोलॉजी में आपने सब लिखवा रखा है कि हम बेगरी पे भी वर्क करेंगे, महिलाओं के लिए भी वर्क करेंगे, हम गरीबी भी बात करेंगे, हम हॉस्पिटल भी खोलेंगे, हम मेडिकल कैंप भी लगाएंगे। सब कुछ आपने लिखवा रखा है, यानी कि गोदाम में सारा माल रखा हुआ है। लेकिन आपने अपनी संस्था का नाम रख दिया फलाना शिक्षा समिति। बात खत्म। खत्म जी, आप वहीं पर। ये मान के चलिए कि आपने उस गोदाम के बाहर बोर्ड लगा दिया है फलाना मेडिकोस। अब सोच लीजिए आपकी मार्केट में जो लोग जा रहे हैं वो आपके पास किस लिए आएंगे? मेडिकल असिस्टेंस के लिए, क्योंकि आपके यहाँ बोर्ड लगा हुआ शिवा मेडिकोस का, है ना। नाम का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपने मानवाधिकार सहायता एसोसिएशन नाम रखा है, यार वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहे अब आप एडवोकेसी एनजीओ हो गए हो। अब आप उठा के सर कहीं कंबल बांट रहे हैं। मैंने बहुत सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को देखा है जो ह्यूमन राइट्स के नाम से, मानवाधिकार के नाम से संस्थाएं चला रहे हैं, कंबल बांटते हैं साहब फील्ड में। उनको नॉलेज ही नहीं है और हम उनके भरोसे उनसे जुड़ने बैठ जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वालों को देखा हुआ है जो संस्थाएं चला रहे हैं, यानी कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन खुद चला रहे हैं और ऐसे मानवाधिकार संगठनों में वो है सदस्य बन के बैठे हुए हैं। यार आप अपनी छवि खुद खराब कर रहे हो क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। यहीं से पता लग जाता है कि आप क्या हैं।
फिर आप कहते हैं कि सर हमें तवज्जो नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कारण यही है, अगर मुझे मेरी संस्था चलाने का ढंग नहीं है तो सबसे पहले आपको मुझसे अलग हो जाना चाहिए। ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। अगर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको गलत नॉलेज दे रहा है, गलत ज्ञान दे रहा है, तो आपको सबसे पहले महासंघ को छोड़ देना चाहिए। अगर उसके बाद भी आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का नाम यूज कर रहे हैं या फिर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की आप सदस्यता लेके बैठे हुए हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है। काफी लोगों ने मुझसे कहा, बोले सर महासंघ कौन सा है, सेक्शन 8 है या सोसाइटी है या ट्रस्ट है? अरे भैया, महासंघ एक एनजीओ का यूनियन है, वो हमेशा यूनियन एक्ट में ही रजिस्टर्ड होता है। हालांकि आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो यूनियन एक्ट को खत्म कर दिया गया, बहुत सारे लोग जानते होंगे इस बात। यूनियन एक्ट को खत्म कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि काफी जगह यूनियंस वाले जो है ना, हड़ताल वड़ताल ये सब चीजें करते थे, तो हर एक क्षेत्र की एक लोकल समस्या रहती थी और उसका मुख्य कारण होते थे यूनियन। तो यूनियन एक्ट खत्म किया गया, उसको एसोसिएशन के रूप में डाला गया। आप जब पैन कार्ड का फॉर्म भरते हैं तो वहां पर लिखा रहता है एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स। ये काफी सारी चीजें हैं, बेसिक्स। मैंने बहुत सारे यूनियंस भी देखे हैं अपने ही इसी सेक्टर में, एनजीओ के सेक्टर में बहुत सारे यूनियन बने हुए हैं। आप उनसे पूछिएगा कि सेक्ट के अंदर आप रजिस्टर्ड हैं, तो कोई ट्रस्ट के अंदर लेके बैठा हुआ है, कोई सोसाइटी लेके बैठा हुआ, किसी ने सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। अरे यार भैया, जब आप भी ट्रस्ट और सोसाइटी और सेक्शन 8 हो, फिर आप मुझे गवर्न कैसे कर सकते हो? आप मेरे सुपीरियर कैसे हुए? वी ऑल आर द सेम, वी हैव द सेम कॉम्प्लियंसेस। फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं आपकी यूनियन हूं या मैं आपका जो है एक संगठन के रूप में हम एक दूसरे को आगे लेके बढ़ रहे हैं? तो संगठन का प्रारूप नहीं हुआ वो। बहुत सारी चीजें हैं बारीकी से ध्यान देने की। अगर इन पे हम ध्यान देके चले तो इस साल का जो हमारा टारगेट था कि हमें फॉर्च्यून 500 एनजीओ को फादर एनजीओ के रूप में उभार कर लेकर आना है, हम इस टारगेट को बहुत ही जल्द अचीव करेंगे, इसी साल के अंदर अचीव करेंगे। उसकी क्लब मेंबरशिप हमने स्टार्ट कर दी है। क्लब मेंबरशिप कुछ भी नहीं है, अलग चीज नहीं है, सिर्फ यही सीखना। जितना ज्यादा आप सीखते जाएंगे उतना ज्यादा आपकी जो है नॉलेज रिफाइन होती जाएगी। जो गलतियां आप कर चुके हैं उन गलतियों को आप सुधारना शुरू कर देंगे। ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। कुछ जो डिफरेंशिएट मैंने आपके सामने वहां ग्राफ के अंदर दिखाए थे, एक टेबल के अंदर बताए थे कि ये डिफरेंशिएट होते हैं एक ट्रस्ट के अंदर और एक सोसाइटी के अंदर, वही चीज मैंने यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर दी है। सिर्फ ये कि वहां पर बारीक अक्षर थे, तो यहाँ पर आपको जो है कंप्लीटली पढ़ने में आ जाएगा। जैसा कि पहले से मैं बात कर लेता हूँ, ए ट्रस्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज वेयर बाय वन पार्टी होल्ड्स एन एसेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पार्टी। Society is a collection of persons who come together for the initiating any literacy, scientific or charitable purpose. वही नॉर्मल चीजें हैं जो चीजें मैंने आपको बताई हुई है। Trust are the registered under Indian Trust Act 1882, while the societies are incorporated under the Societies Act 1860. तो ये चीजें हैं सेम कॉमन जो आपको बताई हुई थी। 2 पर्सन्स के साथ आप ट्रस्ट ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि सोसाइटी के लिए 7 मेंबर्स चाहिए। ट्रस्ट का जो रूट डॉक्यूमेंट होता है कि उसके ट्रस्ट के केस में वो सिर्फ आपकी एक जो है ट्रस्ट डीड होती है, और सोसाइटी के केस में अगर हम बात करते हैं तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसका जो बायलॉज या एमओए कह लीजिए या रूल्स एंड रेगुलेशन की गाइड बुक जो होती है, ये डिफरेंट जो है डॉक्यूमेंट्री सिस्टम्स होते हैं उसके ट्रस्ट और सोसाइटी के बीच में डिफरेंशिएट होता है। सिंगल मैन कंट्रोल करता है पूरी ट्रस्ट को, जबकि सोसाइटी सिंगल मैन से ऑपरेटेड नहीं होगी। वहां डेमोक्रेटिक कंट्रोल होगा, जिसके पक्ष में फैसला ज्यादा आया, जिसके पक्ष में वोटिंग ज्यादा आई, उसका फैसला मान्य है। अगर वोटिंग कम हो गई तो फैसला गिर जाएगा। जो वोट सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम अपनी सरकारें चुनते हैं। तो ये सारी डिफरेंशिएशंस होती हैं ट्रस्ट और सोसाइटीज के बारे में। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर सेक्शन 8 क्या है? फिर मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों एक्ट से, चाहे वो सोसाइटी हो चाहे वो ट्रस्ट हो, दोनों से रिलायबल जो होता है वो सेक्शन 8 होता है। सबसे ज्यादा रिलायबल है, सबसे ज्यादा एडवांस है। आपने ट्रस्ट के अंदर जो है आपकी ऑडिट फाइल की नहीं की, कोई नहीं पूछता। सेक्शन 8 के अंदर अगर आपने ऑडिट या कॉम्प्लायंस टाइम पे फाइल नहीं किया, गवर्नमेंट पेनल्टी लगा देती है।
यानी कि ये मान के चलिए अनुशासन से चलने का सबसे बेहतरीन तरीका ही सेक्शन 8 देती है। आप वहां पूर्णतः अनुशासित रहते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 के बीच में अंतर क्या क्या हो गया। मुख्य अंतर है ये, शायद इतनी गहराई से आपको ना आज तक किसी ने बताए होंगे, ना ही कोई बता पाएगा। मैं बेसिक में फटाफट आपको पढ़ के बता देता हूं। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की बात कर रहा हूं, तो ट्रस्ट के अंदर भी 2 मेंबर चाहिए, सोसाइटी के अंदर 7 चाहिए, और सेक्शन 8 भी 2 मेंबर से ही सेटअप हो जाती है। ट्रस्ट में ट्रस्ट का एक एग्रीमेंट यानी कि उसकी डीड होती है, जबकि सोसाइटी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपका जो है बायलॉज लिखा जाता है, रूल एंड रेगुलेशन की बुक लिखी जाती है, और वही सेम बायोलॉजी होता है, लेकिन उसको वहां पर एमओए और एओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीज उसके अंदर सेक्शन 8 के अंदर होती है। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, सेम रहेगा सबका, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने के उद्देश्य से ही ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 बना रहे हैं। बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, तो वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर ए ट्रस्ट इज द ट्रस्टीज। जो ट्रस्ट के अंदर है वो ट्रस्टीज होते हैं। सोसाइटी के अंदर जो आपकी कमेटी होती है वो होते हैं, जबकि सेक्शन 8 कंपनी के अंदर केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो कि कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। कॉस्ट की अगर बात करता हूं, तो ट्रस्ट भी जो है लोअर कॉस्ट में फॉर्म हो जाती है, सोसाइटी भी लोअर कॉस्ट में फॉर्म हो जाती है, जबकि सेक्शन 8 जो है वो थोड़ी सी हायर कॉस्ट में फॉर्म होती है, महंगी पड़ती ही है। वो कॉम्प्लियंस के अंदर देख लीजिएगा, चाहे रजिस्ट्रेशन के अंदर देख लीजिएगा, वो महंगी ही पड़ेगी आपको। बहुत सारे लोग सस्ती रजिस्ट्रेशन लेके भी खुश हो जाते हैं। वहां मैंने आपको कारण भी बताया था कि ऐसे रजिस्ट्रेशन के अंदर देखा जाता है मेन आपका बायोलॉज, आपका जो एमओए लिखा गया है उसके अंदर पूरे फ्रूटफुल जो है स्टेप्स डाले हुए हैं नहीं डाले हुए हैं। नेचर ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, जो सिंगल मैन होता है ट्रस्ट के अंदर, जो फाउंडर ट्रस्टी होता है, उसके फैसले चलते हैं, जबकि सोसाइटी के अंदर सारे फैसले जो है वोटिंग के आधार पर होते हैं। और सेक्शन 8 की अगर हम बात करें तो वहां पर बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, जितने भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके बीच में रेजोल्यूशन पास होता है, उसके आधार पर होते हैं। अमेंडमेंट पॉसिबिलिटी क्या होती है? अमेंडमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इन केस ऑफ ट्रस्ट वाया एन एडिशनल ट्रस्ट एक्शन, एडिशनल ट्रस्ट एग्रीमेंट बनता है एक, तब अमेंडमेंट होता है। आपके सोसाइटी की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर एमओए के अंदर यानी कि जो आपका बायोलॉज लिखा गया उसके अंदर आपको मॉडिफिकेशन करवाना पड़ता है। और यहां पर अगर हम सेक्शन 8 की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है एडवाइस के रूप में दिया जाता है, यानी कि एमओए को फिर रिवाइज करते हैं आप, ठीक है, और वो रिवाइज्ड एमओए फिर से आपको जो है वहां पर अमेंडमेंट में चला जाता है। ज्यूरिडिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जो स्पेशल डेप्यूटी रजिस्ट्रार या चैरिटी कमिश्नर होता है ट्रस्ट के लिए, वो होता है केवल ज्यूरिडिक्शन उसका, जो जिनके ज्यूरिडिक्शन में आपकी ट्रस्ट आती है, वो रजिस्ट्रार या चैरिटी कमिश्नर होता है। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, उसके अंदर ही आती है सारी पावर्स। जबकि हम सेक्शन 8 की बात करते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के माध्यम से वो हमें मिलता है, तो इसका ज्यूरिडिक्शन जो है वो कंसर्न स्टेट का रहता है। जिस स्टेट के अंदर आपकी वो रजिस्ट्रेशन हुई है, द रीजनल डायरेक्टर एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उस स्टेट का जो रीजनल डायरेक्टर है या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, वो उसके अंडर ज्यूरिडिक्शन जाता है आपकी जो है सेक्शन 8 का। बोरोविंग राइट्स, ए ट्रस्ट इज अलाउड टू बोरो ओनली फ्रॉम द ऑथर। याद रखिएगा, जिस व्यक्ति ने ट्रस्ट डीड लिखी है आप सिर्फ उससे बोरो कर सकते हैं, कोई भी सामान उधार ले सकते हैं। आप जो फाइनेंशियली अगर हम बात करते हैं तो आप वहां पर उससे उधार ले सकते हैं। सोसाइटी, इट इज परमिटेड टू बोरो ओनली फ्रॉम इट्स मेंबर्स। सोसाइटी उधार ले सकती है अपने सिर्फ मेंबर्स से, जबकि मैं अगर सेक्शन 8 की बात करता हूं तो वो अपने शेयर होल्डर से भी ले सकती है फाइनेंशियल हेल्प, बैंक इंस्टीट्यूशन से भी ले सकती है, या अदर मेंबर जो होते हैं कंपनी के, उनसे भी ले सकती है। यहाँ पर दायरा बड़ा होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जिस चीज को मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, कि एक सोसाइटी या ट्रस्ट को आप ना तो जेम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसका,
एक साथ में एक और ऑप्शन दिया जाता है जब आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो वहां पर एक ऑप्शन और होता है जेम पोर्टल के अलावा, पता है आपको, स्टार्टअप का। वो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन केवल और केवल सेक्शन 8 कंपनीज ही ले सकती हैं, ट्रस्ट और सोसाइटी नहीं ले सकती। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज ये जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर गवर्न कर रही है, इस गवर्नमेंट ने जो उद्यमी थे, जो स्टार्टअप्स थे, उनको प्रमोट करने के उद्देश्य से ही बहुत सारी स्कीम्स चलाई हुई हैं, जिसके अंदर स्टार्टअप्स को 1 करोड़ तक का लोन मिलता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियरी के रूप में अगर देखा जाए तो सिर्फ सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं। अगर आपके पास एक बेहतरीन आइडिया है, एक बेहतरीन टीम है और एक बेहतरीन जगह, चाहे वो किराए की क्यों ना हो, अगर अवेलेबल है, एक बेहतरीन स्टार्टअप आइडिया आपके पास अवेलेबल है, तो आप बैंक के सामने अपनी सेक्शन 8 की फाइल रख के जो है 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं, जबकि ट्रस्ट और सोसाइटी में वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये बड़ी गौर करने वाली चीजें हैं। अगर मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, एफडीआई की अगर बात करता हूं, तो वीसीएफ और एफडीआई जो है ट्रस्ट में परमिटेड नहीं है, सोसाइटीज में भी परमिटेड नहीं है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की परमिशंस जो है वो सेक्शन 8 को भी नहीं होती है। यानी कि इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर एफसीआरए की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आपकी जो भी ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 आप चला रहे हैं, वहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप तीनों के अंदर ही नहीं ले सकते। केवल ट्रस्ट के अंदर वीसीएफ और एफडीआई जो है वो अलाउड है, उसके अलावा उसमें भी परमिटेड नहीं है। तो ये मेजर डिफरेंशिएट हैं ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 के। और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर हमारे पास सालों से हम ट्रस्ट चला रहे हैं, ग्रांट अभी कोई नहीं मिली है। तो भैया जी बेशक उस पर मेहनत करना बंद कर दीजिए, जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप कन्वर्ट हो जाइए सेक्शन 8 के अंतर्गत, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा नया लॉन्च किया गया विकल्प है 2013 के बाद से। और गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स जो है इस प्रकार से डिजाइन की हुई हैं कि आने वाले समय में सेक्शन 8 के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा आने वाला समय, जबकि वो उतना फ्रूटफुल जो है ट्रस्ट और सोसाइटीज के लिए नहीं रहेगा। तो अभी से आप अगर मेहनत कर देंगे तो आने वाले 3 साल जब तक ये सारे नियम लागू होंगे, चाहे वो CSR 1 का हो, चाहे CSR 2 का, आपको पता होगा CSR एक्सचेंज पोर्टल बन चुका है, लेकिन वहां पर आज भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। एनजीओ दर्पण को बने हुए इतने साल हो गए, लेकिन वहां पर आप कहीं भी कोई भी ग्रांट अप्लाई करने जाते हैं, वहां पर सबसे पहले मांगा जाता है आपका एनजीओ दर्पण आईडी। लेकिन वहां आज भी देखा जाए तो 1.5 लाख एनजीओ रजिस्टर्ड है, बाकी की जो है 42 लाख 42.5 लाख कहां गई किसी को नहीं पता, है ना। काम चल रहा है, लेकिन जिस दिन सख्ताई से नियम लागू हो गया, उस दिन फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल पाएगा जो आज की इस इंफॉर्मेशन को देखकर पहले से अपनी कमर को कस चुके होंगे, पहले से खुद को तैयार कर चुके होंगे। आज से तैयारी कर लीजिए, आने वाला समय आपके लिए गोल्डन टाइम रहेगा, शुरुआत आज से हो जाएगी। तो जो भी आपके अंदर कमियां रही, आपने ट्रस्ट क्यों बनाया, सोसाइटी ही क्यों बनाई, आपने सेक्शन 8 ही क्यों बनाया, अगर आपने बिना किसी जानकारी के अगर ये फैसले लिए थे तो गलत लिए थे। या तो इनके बारे में जानकारी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको सुधार लीजिएगा। चलिए बात करते हैं, क्योंकि सेशन ज्यादा लंबा ना हो, अप्रोक्सीमेटली शायद हम ऑलरेडी पौना घंटा सेशन को ले चुके हैं। अब अगर मैं बात करता हूं सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की, तो इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। जो है लेवल ऑफ ऑपरेशंस पे भी डिपेंड करते हैं कि आपका ऑपरेशन लेवल क्या है। रजिस्ट्रेशन बेस्ड भी होते हैं, है ना। आपके जो है सेक्टर बेस्ड भी होते हैं, और ओरिएंटेशन बेस्ड भी होते हैं आपके जो भी सोशल सेक्टर्स हैं। ओरिएंटेशन बेस्ड भी उसमें डिफरेंशिएट होते हैं, बहुत सारे होते हैं अलग अलग। वॉलेंट्री और ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अलग होती हैं, एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस अलग होती हैं। अगर मैं ट्रस्ट की बात करूं, सिर्फ एक शब्द की, ट्रस्ट के कई प्रकार होते हैं। ट्रस्ट के कई प्रकार होते हैं। आपने पब्लिकली नाम सुना होगा, जैसे पब्लिक ट्रस्ट सुना है आपने, चैरिटेबल ट्रस्ट सुना है आपने, है ना। ये ट्रस्ट के प्रकार हैं।
ऐसे ही अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो सोसाइटीज भी कई प्रकार की होती हैं। मैं जनरल उदाहरण दे रहा हूं, अभी आपको मैंने पूरी चीजें नहीं बताई हैं, जनरल उदाहरण बता रहा हूं आपको। आपने देखा होगा कुछ सोसाइटी रेजिडेंशियल होती हैं, यानी कि कई जगह कुछ फ्लैट्स बने होते हैं, उस फ्लैट्स के अंदर एक सोसाइटी बनाई जाती है, वो पर्टिकुलर जो है उस सोसाइटी उस फ्लैट्स में रहने वाले लोगों के लिए बनाई होती है ना, वो अलग प्रकार होता है उसका। बहुत सारी सोसाइटी सिर्फ स्कूल ही कंडक्ट करती हैं, स्कूलों के अंदर बनाई जाती है, जो स्कूल संचालन करते हैं, वो अलग हैं। हम लोग जो सोसाइटीज लेके बैठे हैं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में, वो अलग होती हैं। तो सोसाइटीज के बहुत सारे प्रकार हैं, सॉरी, ट्रस्ट के बहुत सारे प्रकार हैं। इवन देन बहुत सारे लोगों को, क्या कह रहा हूं कि मैं यहां पर अगर अभी इस समय 52 लोग मौजूद है, 52 में से 50 लोग भी नहीं जानते होंगे कि सेक्शन 8 भी कई प्रकार की होती है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता सेक्शन 8 के भी कई प्रकार होते हैं। हम किसको लेके बैठे हुए, हमने कौन सी फॉर्म कर रखी है, हमें कौन सी फॉर्म करनी चाहिए, ये सारी चीजें सीखने की हैं, डीपली सीखने की हैं। और याद रखिएगा, अब भी अगर आप किसी ऐसे कंसल्टेंट की सहायता ले रहे हैं जिससे इसकी फॉर्मेशन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो ये मान के चलिए सबसे पहला नुकसान आप वहीं पर उठा रहे हैं, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड सेशन है और ये यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट किया जाएगा। तो जितने भी लोग इस वीडियोस को देख रहे होंगे उस समय, या आज जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा कि एक जिस व्यक्ति के पास आपके इस सेक्टर की नॉलेज ना हो, उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार का काम करवाना आपके लिए बहुत ज्यादा दुखदायक हो सकता है। मेरे साथ अगर इस सीरीज में अगर एक मैडम जुड़ी हो, कुछ 2-4 दिन पहले उनका एक सवाल आया था, मेरे साथ बात की थी, उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी थी। किसी कंसल्टेंट के द्वारा उनका जो है 12 ATG का फॉर्म गलत भर दिया गया था। अगर वो मौजूद है यहाँ पर तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। उस दिन बहुत ही ज्यादा वो दुखी थी, उन्होंने पूछा मुझसे, सर ऐसा ऐसा कर दिया है, मैंने लॉगिन करके देखा तो कंसल्टेंट ने जो है वहां पर एक ही डॉक्यूमेंट्स को कई बार अटैच कर दिया, हालांकि उसी दिन उनका वो रजिस्ट्रेशन भी पास होकर आ गया। अब दिक्कत उनको कब आएगी, जब वो चैरिटी कमिश्नर के सामने अपने डॉक्यूमेंटेशन फाइनल के लिए जमा करने जाएंगे। अभी जो आपको मिला है वो आपको प्रोविजनल मिल गया, जब उसको परमानेंट करवाने जाएंगे तब पता लगेगा कि ये कमियां कहां हुई थी। इस कंसल्टेंट ने जो गलती कर दी उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। अगर वो प्रतिभागी यहाँ मौजूद हैं तो अपने आप को बेसिक अनम्यूट करके बिल्कुल बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि कितनी सारी दिक्कतें आई थी। एक सर हैं महाराष्ट्र से, जिन्होंने मुझे बताया था कि सर हमारे यहाँ मैंने किसी से CSR 01 करवाया था, उसने मेरी जो है मेल आईडी और मोबाइल नंबर ही किसी और का डाल रखा है। अब वो CSR एक्सचेंज पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो वहां पर OTP किसी और मेल आईडी और किसी और मोबाइल नंबर पर जा रहा है। अगर वो सज्जन मौजूद है अपने आप को जो है अनम्यूट कर सकते हैं। मैं आपको फिर सतर्क कर रहा हूं कि आने वाला जो समय है वो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, लेकिन बशर्ते बच के रहिएगा ऐसे फेक कंसल्टेंट से, ऐसे कंसल्टेंट से जिनको नॉलेज ही नहीं हो। ऐसे बहुत सारे प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हुए जिन्होंने लास्ट टाइम मुझे बताया था कि सर हम रोड सेफ्टी एडवोकेसी की ग्रांट अप्लाई करवा के बैठे हुए अपने कंसल्टेंट से। मैं कभी कितने की अप्लाई करवाई कि सर 5 लाख की, किसी ने बताया 15 लाख की, किसी ने बताया 50 लाख की। अरे भैया, रोड सेफ्टी की एडवोकेसी ग्रांट 5 लाख रुपए की आती केवल। अगर आपने 5,02,000 रुपए की भर रखी है तो फाइल समझो पहले समझ जाना कैंसिल हो चुकी है आपकी। आपको बजट जो है 5 लाख से कम देना था। अगर ऐसे प्रतिभागी कोई हमारे बीच में मौजूद है तो बिल्कुल अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा हो। तो एक वो हमारे पुराने जमाने में कहावत कहती थी कि मूर्ख व्यक्ति का जो साथ है ना, वो बहुत घाटेमंद हो सकता है। अगर आप ऐसे किसी भी कंसल्टेंट की सहायता ले रहे हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति की सहायता ले रहे हैं जिसको नॉलेज नहीं है, एक हमारी NGO शायद दिल्ली से ही है जिन्होंने बताया था कि सर हमारे CA कहते हैं कि 3 साल पुराना आपके पास रिकॉर्ड है तो आप CSR 01 कर सकते हैं। मैंने बताया था कि एक काम कीजिए, आप महासंघ की टीम से जाके मिलिएगा, दिल्ली में आप अवेलेबल हैं, उनसे जाके मिल लीजिए, बनवा के ले लीजिएगा वहां से। और वो सेम डे बनवा कर लेके आए। अगर वो सज्जन मौजूद हैं टीम इस मीटिंग के अंदर तो अपने आप को अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आप अपने काम को जिस CA से करवा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो CA ही हो, वो CS हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी। उसको कंपनियां बनाने की नॉलेज होगी, आपकी ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शन 8 की नॉलेज नहीं होगी। और अगर आप ऐसे में किसी उस ऐसे व्यक्ति से आप काम करवा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं।
मैंने बहुत सारी कंसल्टेंसी एजेंसी देखी हैं जो लॉ फर्म चला रही हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपसे आपकी गाड़ी कमाई ठगने के लिए बैठे हुए हैं। आप प्लीज ऐसी किसी भी लॉ कंसल्टिंग फर्म के चक्कर में मत पड़िएगा। मैंने खुद उनसे बात की, मेरे पास कॉल आते हैं कि सर फलानी ग्रांट आई हुई है, इतने पैसे आप जमा करवा दीजिए, आपका पास हो जाएगा। यार किसने ऑथराइज कर दिया आपको? बस उनके मन में डर क्यों नहीं है? क्योंकि वो लॉ कंसल्टिंग फर्म है, वो खुद ही वकील है, उन्हें पता है कि कल को कोई केस करेगा तो कैसे लड़ा जाता है केस। तो प्लीज ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए। दिल्ली की बड़ी एक फेमस फर्म है ऐसी ही, आप समझ गए होंगे कि वकीलों के पास एक काले रंग की टाई होती है, कुछ इससे सिमिलर नाम है उनका। तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत फंसिए, मत पड़िए इन लोगों के चक्कर में। ये सिर्फ आपकी गाड़ी कमाई पर नजर रखते हैं। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको पूरा मौका देता है सीखने का। आप सीखिए, जितना आप सीखते जाएंगे उतना आपकी नॉलेज जो है वाशअप होती रहेगी। कल को आप ऐसे किसी कंसल्टेंट या किसी व्यक्ति अगर आपको सहायता लेनी भी पड़ जाती है तो एटलीस्ट वहां पर आप इस चीज के लायक तो होंगे कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको जो काम करके दिया है वो कितने % तक सही हो सकता है। अगर हमें यही नहीं पता कि वो काम करवाया कैसे जाता है, कैसे क्या उसके नियम है, तो हम कभी उसकी गलतियां पकड़ नहीं पाएंगे। सामने वाले ने जो बना दिया हमें दे दिया, हमने लगा दिया, कल को अगर संस्था ब्लैकलिस्ट होगी तो हमारी होगी ना भैया। काफी जगह मैंने देखा है, अरे सर ये ग्रांट अप्लाई करनी थी, वो यादव जी ने तो मना कर दिया। अरे छोड़ यादव जी को, ये फलाना कागज ही तो था, मैं बना के लगा देता हूं तेरा। भैया आपने तो बना के लगा दिया, लेकिन जब भी कोई कंपनी ग्रांट एप्लीकेशन मांगती है, कोई एजेंसी ग्रांट एप्लीकेशन मांगती है, गवर्नमेंट आपसे ग्रांट एप्लीकेशन मांगती है, तो वहां पर क्लियरली लिखा रहता है कि अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी में से कोई भी जानकारी मिथ्या या गलत हुई या आपने कोई झूठी इंफॉर्मेशन उनके सामने प्रोड्यूस की तो आपकी संस्था को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। आपको इस चीज का डर नहीं रहता है। आपको अपने लिए खुद तैयार होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए समय भी गंवाना पड़ेगा। मैं बड़ी प्यारी चीज मानता हूं कि आप कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, कोई भी कंसल्टेंट ना आज तक ग्रांट दिलवा पाया है ना दिलवा पाएगा। ग्रांट मिलेगी आपको अपनी वर्किंग के आधार पर, आपके प्रोफाइल के आधार पर, आपके डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर, आपके प्रोजेक्ट प्रोफाइल के आधार पर। और ये सारी चीजें तभी सॉलिड हो पाएंगी जब आपकी नॉलेज अपडेटेड होगी। खुद को अपडेट रखिए, जितने ज्यादा नॉलेज, जितने ज्यादा, ये नहीं कि आप सिर्फ मुझसे ही सीखते रहें। हो सकता है मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हों, बहुत सारे कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे मेंटर्स अवेलेबल हैं आपकी सोशल साइट्स पर। किसी ना किसी को जरूर सुनते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। बहुत सारी जगह वर्कशॉप होती हैं, जाइए उनको अटेंड कीजिए, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। काफी लोग मुझे, एक बार एक सज्जन ने मुझे फोन किया, बोले सर आपकी जनवरी में कोई वर्कशॉप हो रही है क्या? मैं कहा नहीं भैया यार, मेरी तो फरवरी में हो रही है। बोले सर जनवरी में हो रही है, 30,000 रुपये फीस लग रही है, उसमें भी एनजीओ गुरु लिखा हुआ है। मैं कहा भाई मेरा नाम जो चलता है वो द एनजीओ गुरु के नाम से है, वो एनजीओ गुरु है, जाओ सीखो तो सही, फर्क पता लगेगा। और अगर हम इस मेंटेलिटी के साथ जा रहे हैं कि जो जितना महंगा है उतना अच्छा नॉलेज वाला है, तो एक बार उसको भी ट्राई करके देखिए। हो सकता है आपकी धारणा सही हो सकता है आपकी धारणा गलत हो, लेकिन सीखिए जरूर। मैं किसी के लिए मना नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे मेंटर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, बहुत सारी चैनल्स पर वीडियोस आती हैं, सबको देखिए, सबको सुनिए। कहीं से, हर जगह से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और जितना समय आप अपना सीखने पर गवाएंगे, जितना समय आप अपने सीखने को देंगे, उतना ही ज्यादा आप जो है परफेक्ट होते जाएंगे। आपको फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको कामयाब होने के लिए, अगर आप सीखना स्टार्ट कर देंगे तो। इन्हीं सब चीजों के लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने जो है अब ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत कर दी है। आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का ट्रेनिंग सेंटर जो है दिल्ली एनसीआर एरिया जो बहादुरगढ़ है, वहां पर अब स्टार्टअप कर दिया गया है ऑलरेडी। मैं आपको जल्द ही 5 से 7 दिनों में जो हम ये अब अपने केस बुक की जो सीरीज लेके चलेंगे, सीरीज के अंदर ही मैं आप लोगों को जो है परिचय कराऊंगा एक बार हमारी पहली टीम से, हमारे पहले बैच से। ऑलरेडी एक बैच रजिस्टर्ड हो चुका है और जो हम अप्रैल में शुरुआत करने की सोच रहे थे
वो अप्रैल में शुरुआत ना करके हम जनवरी से ही शुरुआत कर रहे हैं अपने पहले बैच की, और यहाँ पर जो है ट्रेनिंग इस महीने में ही कंडक्ट करवा दी जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं, जो भी लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, मत भूलिएगा, सीखने को समय अगर आप देंगे उतना ही ज्यादा आप कामयाब होते जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जिन संस्थाओं ने ठाना है कि हमें अब राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो मुहिम है फॉर्च्यून 500 एनजीओस की, जिन्हें हम फादर एनजीओस के रूप में उभारने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं, वो सभी फॉर्च्यून 500 एनजीओस प्रत्येक ट्रेनिंग सेंटर को जरूर अटेंड करेंगी, क्योंकि हर बार जो 15 दिन का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसमें टॉपिक्स अलग अलग रहेंगे, लेकिन पूरा प्रयास ये रहेगा कि जितना आप सीख सकें, जितना आप सीखते जाएंगे उतना आपकी वर्किंग्स, आपके जो लाइफस्टाइल है, आपका एनजीओ का जो वर्किंग स्टाइल है, उसमें बड़ा एक चेंज देखने को मिलेगा आपको, और वही चेंज आपको आगे कामयाबी की ओर लेके जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, वो जितने भी हमारे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सदस्य संस्थाएं हैं या हमारी गैर सदस्य संस्थाएं हैं, आपको एक सुनहरा मौका राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ दे रहा है फॉर्च्यून 500 कम्युनिटी में ज्वाइन होने का। और इसके अंदर हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आप लोगों को जो है इस वर्ष में फॉर्च्यून 500 एनजीओस एज ए फादर एनजीओस के रूप में उभार कर लेकर आएंगे, जो इंडिया के अंदर टॉप एनजीओस के अंदर अपना नाम एक साल के अंदर खड़ा कर देंगी। चाहे आज आप किसी भी लेवल पे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आज आपकी संस्था नई खुली है, 10 साल पुरानी है, पहले क्या किया क्या नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज से जो सीरीज शुरू की गई है केसबुक की, और आगे जो ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर आपको डिफरेंट मैंने बताया ना कि यहाँ भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम सीख सकते हैं, जिन चीजों में हमें और ज्यादा एनालाइज करने की आवश्यकता है, ये सारे टॉपिक्स इस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जो डिफरेंट कोर्सेज दिए जाएंगे उन सब में सिखाया जाएगा। तो उस चीज के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। जिन भी संस्थाओं ने एम लिया है इस बार फॉर्च्यून 500 में अपने नाम को लिस्ट करने का, तो वो लोग जरूर जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर अपने बैचेस को जो है स्टार्ट करवा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कल के पड़ाव में, और मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जरूर मैं लेना चाहूंगा। अगर आज के जो सेशन रहा एनजीओ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, यानी कि ट्रस्ट सोसाइटी और सेक्शन 8 के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, अगर यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न है तो बिल्कुल आप मुझे 5 मिनट का समय दे दीजिए, आप अपने क्वेश्चंस ले सकते हैं प्लीज। ट्रस्ट सोसाइटी और सेक्शन 8 से रिलेटेड अगर किसी का कोई प्रश्न है, क्योंकि ज्यादा डिटेल तो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन जहां तक मैंने आपको समझाया है, जहां तक मैंने आपको बताया, वहां तक कोई चीज अगर समझ में नहीं आई हो तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। चलिए जी, आई थिंक सो कि आज की जानकारी बहुत ही ज्यादा क्लियर होगी आपको, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम जो है बहुत ही जल्द अपने आप को एक बेटर कम्युनिटी के रूप में, एक बेटर नॉन सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अपने आप को डेवलप जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं कल रात को 8 बजे सेम इसी प्लेटफॉर्म पर। जो लिंक आज आपको मिला है वही लिंक भी कल रात को एक्टिवेटेड रहेगा, रात को 8 बजे। तो अपने आप को सर रेडी रखिएगा। मिलते हैं कल रात को 8 बजे नए टॉपिक के साथ। और कल का टॉपिक याद है आपको? एनीवन? कल हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? कोई भी एक व्यक्ति, कल का हमारा टॉपिक क्या है? कल का हमारा टॉपिक क्या है भाई? पेन एप्लीकेशन। पेन एप्लीकेशन। पेन एप्लीकेशन। पेन एप्लीकेशन। सर बायलॉज बायलॉज है। पोस्टर सबके पास सेम गया है। कल हम बात करेंगे यूनिवर्सल बायलॉज के बारे में, कि किसी भी संस्था का जब हम बायलॉज लिखते हैं, चाहे वो ट्रस्ट के अंदर, चाहे सोसाइटी के अंदर, चाहे सेक्शन 8 के अंदर, तो वहां पर हमें कौन कौन से पॉइंट्स जरूर डालने हैं जो कि आगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो कल मिलते हैं रात को 8 बजे। सेम लिंक या फिर सेम जो आपको ऑपरेशनल आईडी दी हुई है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपको दिए, ये सेम आपके जो है ऑपरेटिव रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताइए। सर मैं अवध फोकार्ड ग्रुप से प्रीति सिंह, लखनऊ से। जी पहले तो नववर्ष की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं आपको। जी, आप सभी को भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर ये क्वेश्चन था, जैसे आपने अभी बताया मुझे कि हम सबको कि जिस तरह हमारे उसमें कहते हैं खदान, जैसे कहते हैं कि हमारे
बायलॉज में हम ये भी जी। काम कर सकते हैं, वो भी काम कर सकते हैं। एक्चुअली सर हमारा आपसे बात हुई थी क्योंकि हमारा अवध फोक आर्ट ही नाम है, जो हमारे जी। नाम के अलावा हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। जी मैम, मैंने आपको लेकिन- बताया था कि आपके लिए सिर्फ जो ट्रेडिशनल वर्क्स हैं या आपके जो है आर्ट से रिलेटेड जो वर्क हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है, आप सिर्फ वहां से ग्रांट ले पाएंगे। जी जी मैंने सर। आपको क्लियर बताया था। हाँ सर, तो आपने इसी बायोलॉजी में पर कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप जो आपका नाम है ना, कितने साल से ऑपरेट कर रहे हैं अपने आप को आप? सर ये वैसे तो 32 साल से हमारे चाचा जी इसको ऑपरेट पहले कर रहे थे, अब इसको हम कर रहे हैं लेकिन इस करीब 32 सालों में 12 मैम साल आपको, से। मैं जहां तक श्योर हूँ, इस 32 सालों में आपको सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट ग्रांट दे रहा होगा, बिल्कुल सर, कल्चर कल्चर डिपार्टमेंट, है ना? बिल्कुल और सर। कहीं से मिली भी नहीं होगी ग्रांट। नहीं सर, अब देख सीएसआर लीजिए, करना चाहते हैं लेकिन बट सीएसआर हो नहीं पा रहा है देखिए मैंने बताया ना मैम आपको कि ऑलरेडी देखिए आपका कल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नाम है, तो वो आपको जी सर। जरूर तवज्जो देगा। लेकिन अदर डिपार्टमेंट्स आप चाहें कि मैं हेल्थ सेक्टर में घुस जाऊं, मैं रोड सेफ्टी में घुस जाऊं, नहीं मिल पाएगा, सहायता नहीं मिल पाएगी, उतना ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाएगी। तो ये तो सर बहुत सारी चीजें हैं। सर मेरा ये क्वेश्चन था सर कि मैं कैसे पता चलूं कि करूं कि मेरी जो संस्था है इसके कल्चर के अलावा भी क्या वर्क कर सकती, किस तहत ये रजिस्ट्रेशन है इसका? नहीं मैम, देखिए आपके बायोलॉजी में सब लिखा हुआ है, जी ठीक है, सर। कि आप सारे काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप उन कामों को बिल्कुल मत कीजिएगा, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के अलावा आपको दूसरा डिपार्टमेंट ग्रांट देगा ही नहीं। ओके सर, बड़ी थैंक यू प्रैक्टिकल सर, सी चीज। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। हेलो। जी श्रीमान जी। हाँ सर, मेरा सैंडेला फाउंडेशन है, सैंक्शन कंपनी, जी श्रीमान जी जिसमें बताइए। मैं एजुकेशन पर भी काम कर रहा हूँ। ओके। गवर्नमेंट टीचर है, तो हम्म। बच्चे लोग, पुअर बच्चे लोग बुक से सब दे बांट देते हैं, मतलब कि ओके। लेकिन हेल्थ सेक्टर में काम कर सकते हैं। देखिए सर, आपके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। सांदलिया जी फाउंडेशन आपकी संस्था का नाम है, तो आपके नाम से ऐसा कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है कि आप सिर्फ हेल्थ पे काम करेंगे या फिर आप सिर्फ एजुकेशन पे काम करेंगे। आपके अगर जी। बायोलॉजी में हेल्थ सेक्टर इंडिकेटेड है, तो आप बिल्कुल उस हाँ पर काम है, कर मेरा सकते हैं। मेरा है, बिल्कुल मतलब कि। बिल्कुल काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत और ठीक, थैंक यू सर। हेलो। यादव जी नमस्कार। नहीं। नमस्कार जी। यादव जी मैं ये पूछना चाहता, जैसे कि सोसाइटी है जो ये सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन करा सकती है इस काम? नहीं सर, देखिए सोसाइटी या ट्रस्ट कभी भी सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं होती है, याद रखिएगा। अगर आप सोसाइटी या सेक्शन 8 सॉरी सोसाइटी या ट्रस्ट से आप अगर सेक्शन 8 की ओर जाना चाहते हैं, तो आपको सेक्शन 8 का रजिस्ट्रेशन अलग से ले लेना है, और 3 साल के बाद एक प्रोविजन होता है उसके अंदर मर्ज करने का, तो उसमें आप अपनी सोसाइटी को उस फाउंडेशन के अंदर यानी सेक्शन 8 के अंदर आपने मर्ज कर दीजिएगा। आपकी जो भी ट्रस्ट चल रही थी सेम नाम से, अगर सेम नाम आपको सेक्शन 8 में मिल जाता है, तो सेम नाम अगर आपका सेक्शन 8 में अवेलेबल है, तो 3 साल के बाद आप उसको मर्ज कर सकते हैं कि जो आपकी पुरानी सोसाइटी या पुरानी जो ट्रस्ट थी उसको आप मर्ज कर दीजिए। फिर आपको एक ही ऑडिट्स पर या एक ही अकाउंट पर जो है आगे वर्क करना होगा। जो पिछले आपके सोसाइटी के ट्रस्ट के जो डॉक्यूमेंट थे, यानी कि जो पैन कार्ड था, मेनली जो है पैन कार्ड होता है, ठीक है, तो वो आपका जो है इनकम टैक्स को आप जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप सरेंडर कर सकते हैं उसको। उसका मर्ज का प्रोसेस होता है, उसके लिए हम क्लासेस के अंदर बहुत सारी चीजें, ये सारी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो हम सिखाएंगे आपको कल, शायद सॉरी आने वाले 1-2 दिनों में, जो पैन या 10 का जो प्रोसेस है उसमें हम आपको बताएंगे इस पैन सरेंडर कैसे करते हैं, या अगर आपके पैन पे गलत नाम प्रिंट हो गया तो उसको ठीक कैसे करवाते हैं, अगर आपका पैन या 10 नहीं बना हुआ तो कैसे अप्लाई करते हैं। तो हो सकता है आपके आज के सवाल के कुछ जवाब आपको आने वाले सेशन में भी मिल जाएंगे। धन्यवाद यादव जी। ओके श्रीमान जी। हेलो। जी श्रीमान जी। हाँ सर, जैसे हमारा नाम शिशु मातृ सेवा संस्थान है, हाँ हाँ तो हम दूसरा रोड सेफ्टी तो कर ही नहीं सकते ना सर, क्यों नाम से वेरीफाई है। सर, देखिए बहुत जगह दिक्कत आएंगी। देखिए हाँ। सरकारी डिपार्टमेंट एक ऐसी जगह है जहां हाथी निकल जाए और पूंछ फंस जाए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका एक्सपीरियंस एक जैसा रहा हो। लेकिन जैसे अभी आपने लाइव हमारे कॉलर को सुना, ठीक है, उन्होंने बताया कि उनके पास, मैंने जैसे उनका नाम सुना मुझे पता लग गया तुरंत कि एक ही डिपार्टमेंट ग्रांट दे सकता है आपको। तो उनका ऑब्वियसली 32 साल का एक्सपीरियंस है, तो 32 साल में उन्होंने क्या फेस किया उन्होंने अपने आप बता दिया कि हाँ सर हमें एक ही जो है डिपार्टमेंट ग्रांट दे रहा है। तो ऐसे ही अगर शिशु मातृ सेवा संस्थान अगर आपके संस्थान का नाम है, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि कहीं जगह आपको दिक्कतें आएंगी, और हो सकता है मेरी बात गलत भी साबित हो जाए, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट है, निकलने में हाथी निकल जाए,
ठीक है, तो हो सकता है कि जहां भी आप फाइल लगाएं वहां आपकी फाइल पास भी हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन नाम मायने जरूर रखता है कहीं ना, जब आप कहीं फाइल लगाते हैं अपनी, तो नाम इट मैटर्स, कहीं ना कहीं ये मायने जरूर रखता है। तो थोड़ा सा जब भी आप कोई भी संस्था अगर नई खोलने की सोच रहा है ना, तो कोशिश करें कि वो एक यूनिक नाम लेके चले हमेशा। हेलो। हाँ जी। सर हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार जी। हाँ जी, कहिए। हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। मैं जरा थोड़ा ट्रैवल में कभी दिक्कत आती है। अच्छा, वैसे बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट निकल जाए तो हाथ से निकल जाए और पूछ रह जाती है। तो जो शिशु सेवा संस्थान वाले कह रहे हैं, आप ट्राई करिए, कभी मैं गलत भी हो सकता हूँ, सरकारी डिपार्टमेंट है, हो भी सकता है। अप्लाई कर लीजिए भाई, इसकी कोई नाम मगर डजंट मैटर, नाम का बहुत बड़ा नाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुन रहे थे आप, और शायद वो ट्रेवल की वजह से उनके नेटवर्क की भी कुछ समस्या थी, इस वजह से वो आपके सामने अभी जो है ज्यादा देर लाइव नहीं आ सके। आने वाले सीरीज में जो है पूरा प्रयास रहेगा कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की पूरी टीम को आप सुन सकेंगे, क्योंकि हर एक सेशन जो है एक एक जिम्मेवार व्यक्ति को दिया जाएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि हाँ जी सर, ये ट्रस्ट जो होता है उसका ऑल इंडिया लेवल का कार्य क्षेत्र होता है, और सोसाइटी का जो है तो खाली स्टेट लेवल का रहता है। देखिए, जहां तक देखा जाए, आपकी जो सोसाइटी होती है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खुद बोलता है कि मैं स्टेट लेवल पे हूँ, क्योंकि उसका जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो एक स्टेट एजेंसी के द्वारा जो है जारी किया जाता है। देखा जाए तो ट्रस्ट भी वही है। जब आप ट्रस्ट डीड बनवाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वो स्टैम्प पेपर आपका बोलता है। हाँ। उस स्टैम्प पेपर पे लिखा रहता है महाराष्ट्र राज्य, मध्य प्रदेश, हरियाणा, है ना। हालांकि आपने जो बायलॉज होता है उसमें भले ही आप लिखवा देते हैं कि हमारा कार्यक्षेत्र पूरे देश का रहेगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी नोट करने वाली जो चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। काफी लोगों के सवाल रहते हैं कि नहीं सर आप गलत हो, ट्रस्ट पूरे ऑल इंडिया वर्क कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, ट्रस्ट भी कर सकती है, सोसाइटी भी कर सकती है, सेक्शन 8 भी कर सकती है, लेकिन तीनों के अंदर सबसे बड़ा अंतर बता रहा हूं मैं आज, और इस चीज को हमेशा के लिए नोट डाउन कर लीजिएगा। आप चाहे ट्रस्ट चला रहे हो, चाहे सोसाइटी चला रहे हो, आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी दूसरे प्रदेश का अध्यक्ष जरूर बना सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के हाथ में आप बैंक ऑपरेटिंग पावर सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 8 के अलावा किसी और में नहीं दे सकते। यानी कि अगर मैं वेस्ट बंगाल के अंदर अपनी संस्था का अध्यक्ष बना रहा हूं, ठीक है, तो मैं उसे बैंक ऑपरेटिंग पावर दे ही नहीं सकता हूं। अगर वहां वेस्ट बंगाल में कोई अकाउंट खुलेगा तो सोसाइटी में अगर मैं खुद जो है ट्रस्टी के रूप में, अगर मैं ट्रेजरर के रूप में मैं हूं, अध्यक्ष के रूप में मैं खुद हूं, तो मैं ही ऑपरेट करवा पाऊंगा जाके, यानी कि मुझे ही जाके बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उसे हर बार मुझे ही ऑपरेट करना पड़ेगा। जबकि सेक्शन 8 के अंदर ये पावर्स आप जो है सामने वाले व्यक्ति को दे सकते हैं कि वहां पर उस संस्था को अकाउंट को वो व्यक्ति पर्टिकुलर रूप से ऑपरेट कर सकता है। हाँ। ये बहुत बड़ी चीज है। आपने संस्था में सदस्य जरूर बनाए होंगे, ये मेरा बिहार का अध्यक्ष है, ये मेरा मध्य प्रदेश का अध्यक्ष है, ये मेरा फलाने राज्य का अध्यक्ष है, लेकिन मैं ऐसे अध्यक्षों की वैल्यू नहीं मानता जिनके पास बैंक अकाउंट ऑपरेटिंग पावर ना हो, क्योंकि उस राज्य के अंदर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को लेने के लिए, उस राज्य से रिलेटेड पर्टिकुलर वर्क करने के लिए, अगर उस राज्य के अंदर वो आपकी संस्था की गतिविधियों को अच्छे तरीके से कंडक्ट करवा पा रहा है, तो बिल्कुल उसका अधिकार बनता है कि उस राज्य के अंदर होने वाली एक्टिविटी से जो भी फंड जनरेशन होता है, डोनेशन जनरेट होता है, या जो फंड रेजिंग होती है, या वहां से अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो उसमें जो लाभांश का हिस्सा है वहां ऑपरेट करने वाले व्यक्ति यानी उस अध्यक्ष को होना चाहिए, उस राज्य का अध्यक्ष को होना चाहिए। तो अगर आप लोग भी ऐसे किसी एजेंसी के अंदर, ऐसे किसी संस्था के अंदर जुड़े हुए हैं, ऐसे किसी अध्यक्ष पद पे जो कि नॉन फ्रूटफुल है, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। ठीक है जी, ये बहुत बड़ी चीज है सर। ऑल इंडिया लेवल पे ट्रस्ट चलती है तो वो कैसे चलती है सर? वो क्या करते हैं, कैसे सर्टिफिकेशन लेते हो ऑल इंडिया लेवल कार्य क्षेत्र? देखिए, ऑल इंडिया लेवल पे मैं होता है ना, सब चीज चलती है, ट्रस्ट भी चलती है, सोसाइटी भी चलती है, लेकिन वहां पर आपको खुद ऑपरेट करना होता है। वहां पर आप जो अधिकारी बनाते हैं ना, उसको आप सारी पावर्स नहीं दे पाते। हाँ, ठीक। चलिए, समय के सर माफी चाहूंगा,
माफी चाहूंगा जी, समय के अभाव में हम ज्यादा लंबा सेशन को नहीं ले सकते क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है और इसकी अपनी एक लिमिट होती है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इसको यूट्यूब पर भी डालना होता है। तो अब आपके जो भी प्रश्न रह गए हों आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मेरी पूरी टीम से अनुरोध रहेगा, हमारी एनजीओ गुरु की जो टीम है, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि वीडियोस के कमेंट बॉक्स में, यानी कि ये जो वीडियो अपलोड की जाएगी यूट्यूब पर, ये जो आपका सेशन है ये यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा और वहां पर कमेंट बॉक्स में आप हमारे जो भी सवाल हों आपके, वो हमें कमेंट बॉक्स में वहां पर डाल दीजिएगा। उन सभी का जवाब देने के लिए मेरी पूरी टीम से मैं अनुरोध करूंगा कि उनके जवाब जो है दिए जाएं और कोशिश कीजिएगा कि आप अपने प्रश्न हमारे मोबाइल नंबर 9991997003, मैं आपके सामने नंबर जो है आपके चैट बॉक्स में दे रहा हूं। मैंने चैट बॉक्स में नंबर दे दिया है और मैं बोल के भी आपको बता देता हूं, 9991997003, 999-199-7003, 999-199-7003। इस नंबर पर आप डायरेक्टली हमें अपने प्रश्न, आपके जो भी सुझाव हों, इस केसबुक सीरीज से रिलेटेड भी जो सुझाव हों, आगे आने वाले समय में टॉपिक्स हम और क्या क्या रख सकते हैं इस केसबुक सीरीज में, इससे रिलेटेड भी आपके जो सुझाव हों हमारे इस नंबर पर डायरेक्टली आप हमें भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन बहुत ही बेहतरीन रहेगा और आने वाले सेशंस को आप लोग और ज्यादा बेहतरीन बना सकेंगे, क्योंकि टॉपिक आपके पास है। मेरा काम है उस टॉपिक पर अपनी जो रिफाइनरी नॉलेज है, जो जितनी भी जानकारी है वो आपके सामने प्रस्तुत करने की, लेकिन उसके लिए सवालों की तैयारी आप पहले से कर सकते हैं कि वहां पर आपको कहां कहां क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो अपने आप को तैयार रखिएगा केसबुक सीरीज के लिए। मिलते हैं कल रात को 8 बजे फिर से इसी सेशन में, इसी सीरीज में, केसबुक पार्ट 2 ऑन 2 जनवरी 2023। आप सभी को एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चलो